नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम आगे देखते हैं LRSASM SHM, है ना। अगर इसकी फुल फॉर्म पता है, मैंने पहले ही कहा था, तो कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होनी है। देखो क्या है, LRASHM, ठीक है। अगर फुल फॉर्म आती है तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है इजी गोइंग हमारे हो जाएगा। L का मतलब है लो, R का मतलब रेंज, A का मतलब एंटी, S का मतलब शिप, हाइपरसोनिक, H का मतलब क्या है, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, M का मतलब मिसाइल। अगर ये है तो इजी गोइंग। अगर LRASHM के फुल फॉर्म मतलब कि पूरा स्टेटमेंट आएगा कि कौन से कथन इसके बारे में सत्य है, तो भी हमको जो है क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, लो रेंज यानी जिसकी रेंज ज्यादा नहीं है, यानी 1500 किलोमीटर, ये 1500 से ज्यादा को और भी ज्यादा होती होगी, लेकिन 1500 किलोमीटर रेंज। एंटी शिप से हमको क्या समझ में आता है कि शिप, कोई भी शिप, जहाज वगैरह है, उसके अगेंस्ट ये यूज की जाएगी, है ना। जो जहाज है उसके अगेंस्ट ये की जाएगी। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक जब हमने ध्वनि पढ़ा था तो ध्वनि में देखा ही था कि ध्वनि की स्पीड को जो है मतलब कि मैक में मापा जाता है। किसमें? मैक में, सॉरी। तो ध्वनि की स्पीड से कितने गुना है उतने, जैसे इसकी मान लो 5 मैक है, तो 5 मैक का मतलब ध्वनि की स्पीड से कितने गुना ज्यादा, 5 गुना। तो उसको बोलते हैं, 5 से ज्यादा होती है तो हाइपरसोनिक। कितने मैक से ज्यादा? 5 मैक से। तो इसकी औसत गति जो है कितनी होती है? 5 मैक होती है। अधिकतम गति कितनी होती है? 10 मैक होती है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? सुपरसोनिक में आएगा कि हाइपरसोनिक में आएगा? 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक में आएगा। किस में आएगा? हाइपरसोनिक। तो अगर हमको पूछे LRASHM क्या है, तो एक एंटी शिप मतलब मिसाइल है, यानी कोई मिसाइल के अगेंस्ट ये यूज की जाएगी। सीधा सीधा नाम भी पूछ सकते हैं। पिछले RS प्री में इसी तरीके का जो है क्वेश्चन आया था करंट में, कि कौन सी, मतलब एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं रहा कि कौन सी मिसाइल थी, लेकिन ऐसे नाम दिए थे उसने, फुल फॉर्म भी नहीं देते, तो हमको फुल फॉर्म थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। जैसे मैं तो फुल फॉर्म बना लूंगा, क्योंकि लो रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इससे शॉर्ट नेम याद नहीं है, लेकिन बना लेंगे LR, एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। H बड़ा कर लो, जैसे भी कर लो, ये, ठीक है। तो चीजें पता चली गई किसने विकसित किया। तो ये ज्यादातर मिसाइलें वगैरह विकसित करने का काम कौन करता है? DRDO। कौन करता है? DRDO। तो DRDO ने इसको मतलब कि विकसित किया। हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक का मतलब इसकी गति जो है कितनी है? ध्वनि से 5 गुना ज्यादा, मैक में। 1 मैक मतलब ध्वनि के बराबर चल रहा है, 2 मैक यानी ध्वनि से 2 गुना, 3 मैक 3 गुना, 5 मैक है यानी 5 गुना ज्यादा। तो हाइपरसोनिक होगी, देखो इसकी अधिक मतलब कि औसत गति 5 मैक है। अधिकतम गति मैंने कहा था कितनी है? 10 मैक, यानी ध्वनि से कितने गुना? 10 गुना। LR का मतलब लो रेंज है, तो इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं मानी जाती इस मतलब कि मिसाइलों की इसमें। क्योंकि देख लो ना, आज ही ईरान ने जो है डिएगो गार्सिया, जो अमेरिका का द्वीप है, मतलब कि जो स्ट्रेटेजिक द्वीप है, वहां पे मतलब ईरान से, तेहरान से जो है मतलब मिसाइल छोड़ी है। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी है, तो ये तो 1500 ही है। अपने लिए 1500 ज्यादा है, लेकिन इस तरीके की चीजों में जो है ये जब भी, तो देखो क्या यूज किया? लो रेंज। अब वो ऐसे करके और स्टेटमेंट देगा कि ये एक लंबी दूरी की मिसाइल है, लो रेंज की है, 1500 किलोमीटर इसकी है। ये क्या करेगा भाई? कोई जहाज आ रहा है, जैसे अभी अमेरिका ने कितने सारे जो है ईरान के जहाजों को डुबोया है, तो उस तरीके की चीजें ये मिसाइल वहां यूज में ली जाएगी। मान लो कभी हमारी तटीय सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? तटीय जरूरतों को पूरा करेगी ये, ठीक है। जैसे यहाँ लगा दी, तो 1500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी शिप वगैरह आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट इसको क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है, ठीक है। और पेलोड वगैरह को भी जो है आगे, जैसे कोई गोला बारूद या कुछ भी है, इस तरीके की चीजें हैं, तो वो भी इस मिसाइल के साथ जो है छोड़ी जा सकती है। इसे अलग अलग पेलोड ले जाने हेतु, पेलोड यानी लोड इसके साथ कोई सा भी वो जो है हो सकता है, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है? ग्लाइड मिसाइल। ग्लाइड, अपन ग्लाइडिंग करते हैं ना, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग,
तो ऐसे हवा में जो है एक तरीके से जैसे स्लाइड जाती है ना, उसी तरीके से ये जाएगी। इसलिए इसके लिए क्या यूज लिया है, ग्लाइड जो है मिसाइल है। जो ये भी ध्यान रखना है, एक तो ऐसी मिसाइल होती है कि भाई कहीं कोई चीज जैसे वहां पे शिप आ रहा है, उस शिप के लिए क्या है, स्टेबल शिप है, उस पे यूज की जाए। एक वो शिप खुद भी चल रहा है तो उसके अगेंस्ट, तो ये स्टेबल कोई चीज है, स्थिर है, उसके अगेंस्ट भी, और चलते फिरते लक्ष्य कोई जहां चल रहा है उसके विरुद्ध भी जो है यूज की जा सकती है, दोनों के। तो इसको जिसको फुल फॉर्म याद है उसके पूरी चीजें गई। लो रेंज यानी 1500 किलोमीटर, हाइपरसोनिक यानी 5 मैक औसत है, 10 मैक तक इसकी गति है। कितनी फास्ट जाएगी सोच लो, ध्वनि की जैसे गति 344 मीटर प्रति सेकंड जो है मानी जाती है, उससे 5 गुना ज्यादा। तो सोच लो 5 गुना यानी 344 को 5 से लगभग गुणा करो, 5 से 1500 मतलब मीटर, यानी 1.5 किलो मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से ये जाएगी। इसे स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैके मतलब इसमें एवियोनिक्स सिस्टम है, कोई सिस्टम का नाम होगा, हाई एक्यूरेसी सेंसर मतलब सेंस करना, एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है जाना, वो चीजें जो है इसमें है। और मिसाइलों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एयरबेस है अमेरिका का, उसको ईरान जो है टारगेट कर रहा है, तो सेंसर इस तरीके का होना चाहिए कि जो है हाई एक्यूरेसी सेंस करने की क्षमता इसकी। ठीक है, इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर सिस्टम के साथ इसको कॉन्फ़िगर किया गया। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन मतलब इसको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, इसको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो कैसा है, सॉलिड है। एक तो लिक्विड से भी चलता है, तो जो LR ASHM है इसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा, मतलब कि पहली बात तो सॉलिड, और 2 स्टेज मतलब मान लो अपने गियर है तो गियर 1 नंबर 2 नंबर, तो एक तो इसको बूस्ट करता है और दूसरा उसको मेंटेन रखता है। तो इस तरीके के 2 स्टेज प्रोपल्शन जो है सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इसमें है। रॉकेट एक तरीके से इंजन का काम करेगा। होगा क्या, 2 स्टेज का मतलब एक तो इसको तेजी से चलाएगा, गति देगा, और दूसरा मेंटेन रखेगा। तो हमको तो नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, कहीं कथनों वथनों में दे देवे तो। और जो है किस तरीके का इसमें लिक्विड यूज, क्या ईंधन यूज में लिया जाता है, सॉलिड, लिक्विड नहीं है, इसलिए जो है इसकी एक तरीके से इसके साथ इसको कॉन्फ़िगर किया गया। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई, इतना पढ़ा हुआ बहुत है, इससे ज्यादा वैसे भी याद नहीं रहेगा। लो रेंज 1500 किलोमीटर, एंटी शिप के अगेंस्ट यूज की जाएगी। 2 स्टेज में है, सॉलिड प्रोपल्शन के साथ ये चलती है, हाइपरसोनिक है यानी इसकी गति 5 मैक, औसत गति तो 5 मैक और 10 मैक तक ये चल सकती है। DRDO ने इसको विकसित किया है। समावेशी शिक्षा का नॉर्मल सी चीज है, जो मतलब ये दिव्यांग वगैरह है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा उनके लिए ही तो होती है कि भाई उनका भी जो है एजुकेशन में क्या हो, एक तरीके से इंक्लूजन हो, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन इसी को ही बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो है एक सम्मेलन हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन करेगा, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसने जो है इसका आयोजन किया है। और जो NEP के लक्ष्य हैं, ठीक है, यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। मतलब जो जो NEP में जो चीजें दिव्यांगों के लिए लिखी हुई है, और दिव्यांगों का एक विशेष मतलब अधिनियम भी बना हुआ है 2016, उसमें जो जो प्रोविजन है उन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट वगैरह करना है, उससे रिलेटेड ये दिल्ली में क्या हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय जो इसमें भाग लेगा। कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर न्यूज हेडिंग पता है तो। समावेशी शिक्षा किसके लिए होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। कौन करेगा, तो शिक्षा मंत्रालय और विभाग वगैरह जो भी साक्षरता का विभाग है वो इसमें भाग लेगा। क्यों ले रहा है, जो NEP में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। आगे देखो, 1 बिलियन फॉलोवर सबमिट फॉलोवर किसी का भी, जैसे इंस्टाग्राम का फॉलोवर, फेसबुक का, यूट्यूब का, इस तरीके से कितने फॉलोवर, 1 बिलियन, संख्या में कितने हैं, 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब कितना हो गया, 10 टू द पावर कितना हो गया, 9 हो गया शायद। तो 1 बिलियन फॉलोवर मतलब एक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अब इंस्टाग्राम का कोई आदमी है, FB वाला है, यूट्यूब वाले हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे रील बनाना करना, ये कंटेंट क्रिएशन। तो उनका जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, मतलब ओवरऑल उनको बुलाया। क्यों बुलाया, डिस्कशन करेंगे, ये एक मंच पे आएंगे,
इसका नाम 1 बिलियन फॉलोवर क्यों रखा है कि जितने भी लोग आएंगे तो कम से कम उनके ओवरऑल जोड़ें तो कितना बिलियन फॉलोवर्स होंगे, 1 बिलियन। एक का नहीं, पूरों का जिनका है, जितने भी, जैसे मैं भी गया, आप भी गए, 4-5 जने गए, अपने फॉलोवर है मान लो किसी के 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000 मान लो, तो सारे जोड़ के कितने, 1 बिलियन फॉलोवर्स। ये दुबई में हुई होगी समिट। कहाँ पे हुई है ये, दुबई में जो है ये समिट का आयोजन हुआ। तो दुबई में देखो, यूएई में कुछ भी होता है तो अबू धाबी में होता है या कहाँ पे होता है, दुबई में होता है। जैसे जो फूड कॉरिडोर वाली वो बात हमने करी थी, तो वो अबू धाबी के और किसके बीच में, इंडिया के बीच में, जो इंडस फूड में। और जो गल्फ फूड हुआ था वो कहाँ हुआ था, गल्फ फूड वो भी दुबई में ही हुआ था। इसका जो 1 बिलियन फॉलोअर समिट है, इसका उद्देश्य क्या है, कंटेंट क्रिएटर। तो वो कंटेंट कैसा बनाए, गुड बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए। तो ये इसकी थीम हो गई, कंटेंट फॉर गुड, अच्छाई के लिए जो है कंटेंट बनाए। अगर अब ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थीम ऑटोमेटिक, एक बार देखो थीम को एक बार पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ी हुई है तो गलत तो नहीं करोगे, ये तो कंफर्म में समझ लेना, ठीक है। दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स को एक मंच पे लाना। अब सीधा सीधा ही पूछ लेवे कि 1 बिलियन फॉलोअर समिट का उद्देश्य है। अगर आपको न्यूज ही पता नहीं है तो गलत करके आओगे कि कंटेंट क्रिएटर्स का मैटर है ये। उनके फॉलोवर्स वहां नहीं गए, ध्यान रख लेना, इतने फॉलोवर्स संख्या वाले वहां गए हैं ओवरऑल, ठीक है। यूएई जो है गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने जो इसका किया, तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन थीम इसकी हल्की फुल्की जो है क्या रख लेना, याद रख लेना। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। दूसरा संस्करण इतना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत मेरे को नहीं लगती, होएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे संस्करण, जहाँ जहाँ संस्करण याद, जैसे खेलो इंडिया यार, ऐसा कुछ भी आए तो उसमें जो है हमको याद रखना है। इनमें इतने में जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी नहीं है। न्यूज पता रहना चाहिए, आयोजन करता किसी को संस्करण याद हो जावे तो कर लेना भाई। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय उच्चायोग कोलंबो, मतलब कि इसको आयोजन किसने किया, भारतीय जो हाई कमिश्नर है, कहाँ पे, कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, वहां पे उद्घाटन किसने किया, भारतीय जो वहां पे हाई कमिश्नर है संतोष झा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा कहीं पूछ ले, वैसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये भारत श्रीलंका, तो श्रीलंका में ही हुआ है, स्वामी विवेकानंद जो है सांस्कृतिक केंद्र में। इलेक्ट्रिसिटी समिट, अभी पहले तो जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी को जो वितरण से संबंधित चीजें पढ़ी थी, जो विद्युत मंत्रालय वगैरह वाला। अब यहाँ पे उसमें पुरस्कार वगैरह भी मिले थे। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी समिट का हुई कहाँ पे है, ऐसी चीजें होती कहाँ है, नई दिल्ली में हुई है, यशोभूमि जगह है वहां पे, ठीक है। इसका विषय क्या है कि विकास को विद्युत शक्ति देना, डेवलपमेंट किसके थ्रू, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ थ्रू, स्थिरता को जो है सुरक्षित बनाना, ठीक है, और वैश्विक स्तर पर क्या करना, जुड़ाव करना। ये इस समिट का जो है एक तरीके से उद्देश्य है, ठीक है। कि भाई जो भी डेवलपमेंट है उसको विद्युत शक्ति देना, यानी भाई कोई भी जैसे इंडस्ट्री है या कुछ भी है तो क्या देना पड़ेगा, विद्युत, तो विद्युत शक्ति देना। स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, सुरक्षित रखना, मतलब विद्युत से संबंधित, है ना। और वैश्विक स्तर पे क्या हो, जुड़ा हो। इस समिट की प्रमुख विशेषता जो है बायर सेलर मीट होगी। बायर यानी खरीदने बेचने खरीदने वाला, और सेलर का मतलब बेचने वाला, जिसका उद्देश्य वैश्विक बिजली आपूर्ति श्रृंखला को में साझेदारियों को तेज करना और नए व्यावसायिक अवसरों को जो है एक तरीके से खोलना। भाई जैसे अपने इंडिया से जो है शायद बांग्लादेश वगैरह में क्या है, बिजली वगैरह जाती है, तो इस तरीके से मीट है, जो खरीदने वाले हैं बिजली और जो बेचने वाले हैं उनके बीच में। और इनका उद्देश्य क्या होगा इस तरीके की मीट का, कि भाई वैश्विक बिजली जो आपूर्ति श्रृंखला है वो क्या रहे, मतलब साझेदारियां तेज हो, मतलब भारत बांग्लादेश या भूटान में मान लो जाते हैं, एग्जाम्पल नहीं जाते वैसे तो इस तरीके से इनके बीच में क्या हो, मतलब कि साझेदारियां बढ़े। नॉर्मल सी न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने वो भी नहीं बताया। ये न्यूज क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, और उसमें क्या, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नया नया, मतलब कुछ नया चीज ढूंढ खोजना। तो नई दिल्ली में इसका कॉन्क्लेव का क्या हुआ, आयोजन हुआ। किसने किया, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है तो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण केंद्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग भारत ने इसका आयोजन किया, ठीक है। इस का देखो इस बार जो है इसकी थीम कितनी तगड़ी है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी कार्यवाही है ना, उसमें किसका यूज, एआई का यूज। देखो एआई का जहां जहां है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ कहाँ कहाँ हमने एआई का अभी पढ़ा था।
हमने जो है एक तो एआई का किस में देखा था, जो भाषिणी वाला, कौन सा वाला, जो भाषिणी विभाग है वो, और एक वर्धानी एआई, वो मिलके इंडिया की मतलब एआई के सेक्टर में लैंग्वेज का कोई मतलब हर्डल नहीं रहे, उसके लिए काम कर रहा है डिजिटल इंडिया का भाषिणी विभाग। यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसकी सहायता से जो है, जैसे इस बार की थीम है कि हम जलवायु परिवर्तन से एआई का यूज करते हुए किस तरीके से जो है निपट सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम है इसकी, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जैसे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण केंद्र वगैरह यार, ये इतना ज्यादा है नहीं। इस कॉन्क्लेव में संकल्प, संकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजन फॉर एडवांस नेटवर्क नॉलेज एंड एकेडमिशिया इंडस्ट्री लर्निंग प्रोसेस की के शुभारंभ की घोषणा की। ये क्या है देखो, जैसे इंडस्ट्री वाले लोग, सिटीजन, सिटीजन और एक अकेडमिक वाले, जो नॉलेज वाले लोग हैं, अकेडमिक्स वाले, ठीक है, इनके बीच में एक नेटवर्क बनाना। किस किस के बीच में, सिटीजन के बीच में, यानी ये आपस में इन चीजों को समझे, इंडस्ट्री के बीच में, और किसके बीच में, अकेडमेशिया के बीच में। तो देखो, सिटीजन फॉर एडवांस नेटवर्क नॉलेज एंड एकेडमेशिया इंडस्ट्री लर्निंग प्रोसेस, इनके बीच में आपस में जो एक नेटवर्क बने और ये जो है इन चीजों को लर्न करे। किन चीजों को, कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन या कोई भी इशू है तो उससे कैसे निपटना है। तो इसमें इंडस्ट्री भी चाहिए, सिटीजन भी चाहिए, अकेडमेशिया भी चाहिए। इसके लिए एक इन्होंने यूज लिया संकल्प, संकल्प। जैसे एलपी का क्या हो गया, लर्निंग प्रोसेस हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, अकेडमीशिया हो गया, क्या हो गया, अकेडमीशिया। इस तरीके से इसकी जो है फुल फॉर्म है, जैसे सिटीजन फॉर एडवांस नेटवर्क, एस सिटीजन का जो है सी से, एस से शुरू नहीं करके सिटीजन का तो सी से होता है, तो ए फॉर एडवांस नेटवर्क, के का मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल याद रखना, ताकि फुल फॉर्म आ जावे या कुछ भी आ जावे कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के संदर्भ में संकल्प का क्या आशय है। तो अगर ये पता रहेगा ना, एकेडमिशिया, सिटीजन एंड इंडस्ट्री, जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ है उनमें ये तीनों शब्द ढूंढना, कि इंडस्ट्री आई कि नहीं आई, सिटीजन आया कि नहीं आया। एक इसके लिए जो फुल फॉर्म है वो क्या है, संकल्प, लर्निंग प्रोसेस। एलपी का मतलब लर्निंग प्रोसेस। ये आपस में जब सिटीजन, इंडस्ट्री, ये आपस में जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी तो जो है इस तरीके की समस्याओं से जो है हम निपट सकते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू, एआई के थ्रू कैसे निपटना है, ये इस बार की जो है थीम थी। आई थिंक आपको चीजें जो है क्या हो गई, ये पता होगी। अब कोई मेरे को जो है ऐसे बता सकता है, एक मैंने आईआईटी जोधपुर, आईआईटी इंदौर वगैरह, इनका कुछ बताया था लैंग्वेज से संबंधित, उसका क्या नाम था। टेक्निकल हिंदी को यूज करना, उसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, उसका क्या नाम था, ए से शुरू होता है वर्ड, देखिए कितनों को याद है। आगे देखो, निर्यात तैयारी सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें राजस्थान का अलग से रोल आएगा। चौथा है निर्यात तैयारी, यानी किस तरीके से हम निर्यात को बढ़ाएं, उसके लिए नीति आयोग इसको आयोजित करता है। अगली साल भी न्यूज पढ़ोगे, वैसे पढ़नी नहीं अपने को क्योंकि इस बार ये सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। चौथे नंबर की रिपोर्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक। क्या लक्ष्य है इनका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात का लक्ष्य हासिल करना। इंडिया की इकोनॉमी 4-5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है, उसमें से $1 ट्रिलियन तो हम निर्यात करेंगे। क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। कब तक, 2030 तक। इसके सूचकांक के कितने स्तंभ है, आजकल इस तरीके की चीजें भी वो पूछ रहा है। एक दो एग्जाम के मैंने पेपर देखे, 4 स्तंभ, 13 उप स्तंभ और 17 संकेतकों पर आधारित है। तो ये ऐसे भी जो है पूछ रहा है वो। निर्यात तैयारी सूचकांक सीधा सीधा ही पूछ ले वे, किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं क्या पूछ रहा था आपसे, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी इंदौर वाला, तो बताओ कौन सा था। आईआईटी इंदौर वाला जो है बताया था मैंने, अभ्युदय 3 तकनीकी हिंदी वाला। कौन सा, अभ्युदय 3 तकनीकी हिंदी का कैसे यूज करें, एक तो ये था। एक मैंने एम्स, जो जोधपुर की जो है बात बताई थी, एम्स, एम्स की जो भी फुल फॉर्म होती है, एम्स जोधपुर दिल्ली वगैरह, और जनजातीय क्रियान्वयन मंत्रालय वाला लिया था, वो क्या था, वेद्यों का सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर का।
और जनजाति कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है आईआईटी, कौन सी आईआईटी थी जिसके साथ जो है एक तरीके से एमओयू किया था, क्या बनाने के लिए, एक वेधशाला बनाने के लिए, सिद्ध मतलब कि बताओ कौन सी जो है वेधशाला आईआईटी थी, वो भुवनेश्वर आईआईटी, जो जनजाति कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ जो है क्या करेगी, एक तरीके से एक एमओयू किया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो मैंने रिकॉल करवा दिया आपको। एक हम सिद्धा का पढ़ा था, तो इस बार की सिद्धा की थीम क्या थी, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। सिद्धा कहाँ है, सिद्धा बताओ कहाँ पे, ये चेन्नई वगैरह में, यहाँ पे अलनई कलवार ऐसे करके कुछ नाम था, ऑप्शन में आएगा तो याद हो जाएगा, मेरे को भी याद नहीं है, नए एग्जाम देना, आपको आए तो ऑप्शन से जो है ऐसे टिक मारे आना, है ना। अरेनम कलंगार ऐसे करके कुछ नाम था, ठीक है। ये चीजें तो नीति आयोग ने जारी किया। इसके कितने उस स्तंभ पड़े थे, 4 मुख्य स्तंभ थे, मतलब 4 तो मुख्य स्तंभ थे, और जो है 13 क्या थे, 13 उपस्तंभ थे, और 70 क्या थे, संकेतक थे। ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो है रिपोर्ट टाइप में, वैसे तो सारी न्यूज़ें पीआईबी की है। अब देखो इनमें अलग अलग 4 मतलब स्तंभ है ना, कि भाई निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी अपने इंडिया में जो निर्यात करते हैं उसके लिए 4 स्तंभ बना दिए, कि निर्यात करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, व्यापार करने के लिए माहौल कैसा है, मतलब कोई बैरियर्स तो नहीं है ना, तो व्यापार परितंत्र यानी इकोसिस्टम कैसा है, पॉलिसीज कैसी है व्यापार करने के लिए, ठीक है, और हमारा ओवरऑल जो है प्रदर्शन कैसा है। तो ये 4 उप स्तंभ इसके है, किसके, निर्यात करने के, किसके हैं, निर्यात करने के। तो हमको देखो लॉजिकली इन चीजों को जो है क्या करना है, याद करना है। सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ तो नहीं भूल गए। बताओ लोकायन 26 क्या था, कौन कौन बता सकता है। लोकायन 26 आई एक प्रोसेस है, जिससे हमारे प्रोसेस तो क्या मतलब कि लोक अयन यानी अलग अलग जगह जाते हैं हमारे, और आईएनएस कौन सा, सुदर्शनी को जो है हमने भेजा था सेल 250 में, सेल 250 में भी जाएगा वो, एसकेएल के कुछ ऐसे करके फ्रांस वाले में भी जो जो है वो जाएगा। कितने महीने तक, 10 महीने तक। और 4 जुलाई को सेल 250 जो अमेरिका में होना है उसमें वो भाग लेगा आईएनएस सुदर्शनी। तो निर्यात ढांचा हो गया, 20% इसका रोल है। सबसे ज्यादा जो है भारांश किसका है भाई, व्यापार करने के लिए इकोसिस्टम कैसा है, निर्यात करने के लिए भाई कोई बैरियर तो नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे या इस तरीके से, तो इसका 40%। इन चीजों का स्टडी करेंगे तभी तो हमारा निर्यात कितने ट्रिलियन चला जाएगा, एक ट्रिलियन डॉलर में चला जाएगा, 1 ट्रिलियन डॉलर में, कब तक, 2030 तक, ठीक है। आगे देखो इसने सूचकांक दिया, ये राजस्थान का प्रदर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जोधपुर की पूर्वी इंपॉर्टेंट था वीरगाथा में, कितनी बार जो है मैंने बोल दिया। जैसे एवियाथ्रॉन स्टार्टअप जो है इंपॉर्टेंट था, लीडर्स कैटेगरी इंपॉर्टेंट थी स्टार्टअप दशक वाले में, उसकी कैटेगरी ए ये इंपॉर्टेंट था। सेम टू सेम ये भी जो है वैसे ही इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग में 47 स्कोर के साथ कौन से स्थान पे रहा, 47 17 17वें स्थान पे ओवरऑल। तो बड़े बड़े राज्य देखो अलग अलग इसमें रैंकिंग आती है लैंड लॉक्ड की, बड़े राज्य जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में तो राजस्थान 15 पे है, और छोटे भी इसमें जोड़ दे तो रैंक भाई घटेगी बढ़ेगी, तो कौन से स्थान पे, ओवरऑल लेवे तो 17वें स्थान पे, ठीक है। और श्रेणी स्टार्टअप में तो लीडर्स थी, स्टार्टअप में कौन सी थी, लीडर्स, यहाँ कौन सी है, एस्पायरर जो है राज्यों की श्रेणी में आता है। मैंने कई बार इतनी बार जो है चीजों को रिवाइज करा दिया, मेडिक्लेमर इनको कितनी बार, बाकी सिस्टम से जो है चीजें ले रहा हूँ। जैसे पिछले क्लास में आप खुद देखोगे तो जो स्वनिधि क्रेडिट कार्ड था उसको रिवाइज कराया, इस बार में मैंने वापस न्यूज को देखा तो आईएनएस सुदर्शनी को जो है मैंने रिकॉल नहीं करवाया था, सुदर्शनी को जो है रिकॉल करवाया। अब वो एक बौद्ध सम्मेलन वाला जो दूसरे नंबर का बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें नोरबू करके जो लैंग्वेज है उससे बौद्ध विरासत को चैट जीपीटी के साथ इन्होंने मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट टाइप किया है, उसको नाम कल्याण मित्र दिया है, वो थोड़ा सा रहा हुआ है ना फर्स्ट क्लास वाले में। बाकी सारी चीजें मैंने रिकॉल करवा दी अगर देखोगे तो, चाहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद हो, उसमें सोशल कोज वाला अलग है ना, दूसरे वाला अलग टाइप का है, तो वो सारे मैंने रिकॉल करा दिए हैं, रिया शिया एजाज अदनान वदनान, माइंड में खटकने चाहिए। वित्त वर्ष 2024 में राजस्थान का जो है कितना, लगभग 84,000 करोड़ का निर्यात रहा। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात देखो कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें देखो अपना राजस्थान मतलब आगे किस में, जेम्स ज्वेलरी में,
किसमें? जेम्स ज्वेलरी में। सबसे ज्यादा जेम्स ज्वेलरी मतलब कि जाती है एक तरीके से यूएसए में, तो यूएसए तो नंबर 1 है, फिर यूएई होगा। यूएसए, ये यू वाले जो है मतलब है यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पे जो है यूएई है, थर्ड पे यूके है। डायरेक्ट पुटअप हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया के रेफरेंस। फिर अपना व्यापार होता है जर्मनी के साथ और फिर होता है तुर्की के साथ। अब कईयों को तो ऐसे लगता होगा यार तुर्की के साथ भी होता है क्या? होता है, देखो 5वें नंबर। सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ, फिर यूएई के साथ, फिर यूनाइटेड किंगडम उसके साथ। ठीक है, क्यों? जेम्स ज्वेलरी का पूरा रोल है। देखो अपने कोर जो निर्यातक सेक्टर है ना, वो जेम्स ज्वेलरी है मेन। तो फिर ऑटो कंपोनेंट्स जो है वो, जो फर्नीचर अपना टेक्सटाइल वगैरह, हैंडलूम वगैरह, ये भी जो है मतलब कि अपने कोर सेक्टर है जो राजस्थान से एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें जेम्स ज्वेलरी इंपोर्टेंट है। कौन सी? जेम्स ज्वेलरी। सेकंड ऑटो वाली, ऑटो पार्ट्स वगैरह यहाँ से बहुत जाते हैं, है ना, जयपुर वगैरह से। थर्ड, जोधपुर का जो टेक्सटाइल है या हैंडलूम वगैरह है, तो हैंडलूम फर्नीचर ये बहुत मतलब जाते हैं। 2022 के सूचकांक में अपना जो है लैंडलॉक्ड कैटेगरी, लैंडलॉक्ड मतलब ऐसे राज्य जो तटीय राज्य नहीं है, तटियों के साथ प्रॉब्लम मतलब क्या बेनिफिट होता है उनको? जैसे गुजरात है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है घट जाती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट आती है परिचालन में उसको। अब एक तो अजमेर से जो है जहाज बॉम्बे जाएगा या मतलब जहाज के लिए सामान जाएगा, निर्यात के लिए जहाजों से होता है मेनली। तो लैंडलॉक्ड वाले के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो तटीय राज्य नहीं है, तटीय राज्य नहीं है तो कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए उनकी श्रेणी अलग बना देते हैं। कौन से वाले? लैंडलॉक्ड श्रेणी। कौन सी वाली? लैंडलॉक्ड श्रेणी। तो 2022 की ये सूचकांक में जो है 54.80 के साथ 13वें स्थान पे था लैंडलॉक्ड वाले में। अभी कौन कौन सी इन्होंने रैंकिंग दी? बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में 15वें नंबर पे है। और ऐसे देखिए ओवरऑल तो 17वें नंबर पे राजस्थान रहा है। कौन सी श्रेणी में आया है बड़े राज्यों में? देखो नाम है अलग अलग के, एस्पायर, इनके पॉइंट्स के आधार पे मिलते हैं कितने कितने पॉइंट्स है उस। अपने को सारे देखने नहीं, अपने को राजस्थान का याद रख लो। जैसे उसमें भी सारे लिखे हुए थे लेकिन मैंने जो है लीडर्स कैटेगरी ले ली बस स्टार्टअप में। ऐसे निर्यात में राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एस्पायर में। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग कौन सी है? 47.31। अब आप 266 तो नहीं बोले, बोलो। अब आप 22% तो नहीं भूले। अब आप जो है कितना 135 तो नहीं भूले, 54 तो नहीं भूले, 50 तो नहीं भूले, 11 तो नहीं भूले, 5 तो नहीं भूले, 38 तो नहीं भूले कि क्या क्या था? बताओ सर। टोटल 266 गीगावाट इंडिया की क्षमता 2025 की, 22% का जंप लगा 2024 से। सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा 135, पवन ऊर्जा 54 गीगावाट में। ठीक है, वृहद परियोजनाओं से, जल परियोजनाओं से कितनी सर? 50। ठीक है, लघु विद्युत वाली से 5, किससे? 5। और 11 किससे थी? बायोमास से, बायो जो ऊर्जा थी उससे 11 थी। मैंने रिकॉल करवा दी पूरी न्यूज। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, रेस्पॉन्सिबल नेशंस का मतलब जो अपनी कंट्री है वो किस तरीके से जो है काम करे। इन न्यूज़ों को ऐसे हैवी वेट में मत समझना, समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगी, नहीं समझने की कोशिश, इनका कुछ भी पता नहीं आरपीएससी वालों का, ऐसे ऐसे उठा करके पटकेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये न्यूज पीआईबी की है सारी, और इतना कोई हार्ड नहीं है भाई। मैं जिस जैसे हैकाथॉन, अब हैकाथॉन कहीं आते ही समझाने की जरूरत थोड़ी है कि भाई सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो अब इसमें रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, नेशंस का मतलब, नेशंस इंडेक्स क्या होगा बताओ? कि भाई इंडिया जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए या वेलफेयर के लिए जो है कैसे काम कर रहा है, एथिकल गवर्नेंस, नैतिक शासन यहाँ का है या नहीं है। तो इस तरीके का शासन ही कैसा है? रेस्पॉन्सिबल। तो इंडिया में भाई पर्यावरण के प्रति लोग क्या, गवर्नमेंट की अप्रोच है, लोगों की क्या अप्रोच है, इससे रिलेटेड भी तो कोई जो है क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई इंडेक्स होना चाहिए। तो इंडेक्स बना दिया साहब अपने इंडिया वालों ने जो है इसको बनाया है। आईआईएम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम मुंबई ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ने, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इन तीन ने जो है मिलकर के इसको तैयार किया है।
कौन से इंडेक्स को? नेशनल रिस्पॉन्सिबल नेशन। रेस्पॉन्सिबल नेशन कौन सा होता है? जहाँ पर्यावरण संरक्षण की बातें हो, समाज कल्याण की बातें हो, नैतिक शासन की बातें हो, ये सारे के सारे इन्होंने पॉइंट लिए हैं। भाई इंडेक्स देंगे तो कोई ना कोई तो आधार बनाएंगे। आधार किसको बनाया इन्होंने? रिस्पॉन्सिबल नेशंस को। आधार किसको बनाया? इनको, सॉरी, नैतिक शासन को, समाज कल्याण को, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या काम कर रहे हैं, इन सब को जो इन्होंने आधार बना करके ये इंडेक्स दिया है। इसमें रोल किसका है? आईआईएम मुंबई का है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का। अब मेरे को बता दो कौशल रथ कहाँ से? सर सीकर से। कौशल मंत्रालय ने जो है मतलब कि WEF के साथ क्या किया? एसिलेटर वाला, कौशल एसिलेटर वाला समझौता किया। एक हमने योजना पढ़ी थी, कौन सी? पीएम सेतु, सॉरी, कार्यशाला पढ़ी थी, पीएम सेतु कार्यशाला। वो भी कहाँ हुई थी? वो यशदा पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। पुणे में और क्या पढ़ा था? पुणे में सर हमने एडवांस कंप्यूटिंग की चीजें पढ़ी थी। और पुणे में जो है हमने क्या पढ़ा था? जो महिला मतलब लैंगिक ये ग्राम पंचायत अनुकूल, महिला अनुकूल जो कार्यक्रम करके था, वो भी हमने पुणे में पढ़ा था। और हमने जो है बताओ अलग अलग अनुसंधान से संबंधित जो डोमेन वगैरह थे, 7 डोमेन देखे थे। वो कहाँ कहाँ जो है देखे थे? उन 7 डोमेनों को आपको पता है क्या? तिरुपति में लड्डू, तो लड्डू तो वहाँ पे फूड वाला। नीचे के तिरुवनंतपुरम में आएंगे तो तिरुवनंतपुरम में क्या है बता दो मेरे को? ऊर्जा से संबंधित, थोरियम से मैंने याद कराया था, ठीक है। इधर बहरामपुर, बहरामपुर में रेयर मिनरल, दुर्लभ मिनरल। उधर कलकत्ता में जाएंगे, कलकत्ता में क्या था बताओ? कौन सा डोमेन था? बायोटेक से संबंधित। कौन सा वाला? बायोटेक। एक पुणे का तो जो है मैंने बता दिया, एडवांस कंप्यूटिंग। ऐसे 7, ऐसे टोटल कितने थे? 7 थे। तो एक और था यहाँ पे भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में था एडवांस मटेरियल। भोपाल में कौन सा था? एडवांस मटेरियल। देखो याद हो गए, करते हैं तो याद हो जाते हैं। भारत इस इंडेक्स में जो है देखो ओवरऑल वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड के लिए है ये ध्यान रख लेना, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। भाई अमेरिका कितना रेस्पॉन्सिबल है किन चीजों के प्रति? इन सब, पर्यावरण संरक्षण, समाज कल्याण, नैतिक शासन, इस तरीके। हमको भी पता होना चाहिए भाई इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इंडिया 16 रैंक पे पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सिस्टेंस करता है। कौन से स्थान पे? 16वां स्थान है, यानी 15 इंडिया से भी अच्छे हैं रेस्पॉन्सिबल नेशन। 0.551 स्कोर है इसका। उसमें कितना था? 47 स्कोर था निर्यात तैयारी सूचकांक में। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी न्यूज आएगी तो कईयों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आई है। PIB से आई है। और राजस्थान का प्रदर्शन हमेशा हमें क्या रखना है? याद रखना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स तो मैंने बता ही दिया भैया। अरे पता चल गया ना जो है IIM किसने? मुंबई ने। इसको किसने? IIM मुंबई, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। देखो वर्ल्ड का भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसने इसको क्या किया? तैयार किया। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी गोइंग, याद हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट, यानी पूरे वर्ल्ड के लेवल पे 500 जो है ब्रांड, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके के मतलब रैंकिंग ब्रांडों की, जैसे अपने टाटा है या इस तरीके के हैं। तो भारत के टोटल कितने ब्रांड? 14 ब्रांड इस रिपोर्ट में शामिल है। तो टॉप 500 में वर्ल्ड के जो टॉप 500 ब्रांड है उनमें जो है इंडिया के कितने हैं? 14 ब्रांड है, ठीक है। जैसे अपना टाटा, टाटा जो है इसमें आया है, टाटा टॉप 100 में एकमात्र टाटा ही है ना, 61। कौन सा? इस 61वीं जो है रैंक है किसकी? टाटा की। ये नॉर्मली ऐसे याद कर ही लोग है। टॉप 500 की ग्लोबल। दुनिया की टॉप 25 IT कंपनियां हैं, उनमें भारत की कितनी? देखो भारत IT के सेक्टर में बहुत आगे है। 8 कंपनियां जो है IT सेक्टर में टॉप 25 में इंडिया की है। कितनी कंपनियां? 8 कंपनियां जो इसमें शामिल है। जैसे इंडिया की TCS का मतलब टाटा की कंसल्टेंसी सर्विस, TCS है। और इन्फोसिस, दुनिया की शीर्ष 3 IT कंपनियां। 3 IT कंपनियों में 2 तो इंडिया की है, एक एसेंचुरे है ना, ये तो आयरलैंड की है, ठीक है। तो टॉप 500 में अलग अलग कैटेगराइजेशन किया, अलग अलग क्या किया? कैटेगराइजेशन। टॉप 500 में ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की कितनी? 14। इन 14 में से भी 8 तो किससे से रिलेटेड है? IT से रिलेटेड। IT की टोटल 25 में से 8 जो है किसकी है? इंडिया की है। उनमें भी सबसे बड़ी चीज है कि टॉप 3 में 2 हमारी है। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये रिपोर्ट है, ध्यान रख लेना। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस, ये फर्स्ट तो आयरलैंड की है IT सेक्टर में, बाकी ये 2 जो है अपनी है। ये हमको ध्यान में रखना है,
77वां कौन सा दिवस समारोह? गणतंत्र दिवस समारोह। इस बार की थीम क्या थी? अगर किसी ने गणतंत्र दिवस का देखा तो वहां क्लियर लिखा हुआ था कि वंदे मातरम के कितने साल हो गए? 150 वर्ष। ये जो इस बार की थीम थी, कहाँ हुआ है ये? कर्तव्य पथ, दिल्ली में, 26 जनवरी 2025 को। 29 लिख दिया, 26 जनवरी 2026 को। ठीक है। मुख्य अतिथि इस बार इनका क्या था? ईयू के साथ इन्होंने जो है, अपन पढ़ेंगे भी जब इसमें ही जो है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी देखेंगे कि हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के। तो यूरोपियन यूनियन वालों को ही जो है इन्होंने एक तरीके से बुलाया, यूरोप के। तो यूरोप के दो मतलब की पर्सनैलिटी, एक तो यूरोपियन जो परिषद है उनके अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा और एक उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों मुख्य अतिथि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है गणतंत्र दिवस को। इसको तो नहीं पूछा, लेकिन पिछले एग्जाम्स का ट्रेंड में बता रहा हूँ, पूछ लिया कि कौन कौन मुख्य अतिथि थे, कौन कौन थे। पहली बात तो हमको समझ में आ गया कि ये किससे रिलेटेड है? ईयू से। इस बार इनकी थीम ही थी कि हम ईयू के साथ संबंधों को बेहतर बनाएं। किसके साथ? ईयू के साथ। तो एंटोनिया कोस्टा, पिछली बार की भी करंट पढ़ाई थी तो उसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये नाम तो वैसे ही याद होगा, एंटोनिया कोस्टा और याद कर। किसको? एंटोनिया कोस्टा को। इस तरीके के 3-4 जगह अभी अपने नाम आए हैं। एक तो जो पुस्तक मेला था उसमें स्पेन वाला डोमिनिका संस्कृति मंत्री वो आया, और एक जो कतर है उसके अल हमद करके इस तरीके से जो है वो आए। ठीक है। एक अपने जो भारत ऊर्जा सप्ताह आया था वहां एक दो नाम आए थे। एक तो जैसे जुबेर जुबेर ऐसे करके कुछ नाम आया था, है ना, जो यूएई के शायद उद्योग मंत्री है। और एक किसका आया था? कनाडा के होजसोन या ऐसे कुछ करके नाम आया था, कनाडा के जो ऊर्जा मंत्री है। तो 3-4 जगह ही ऐसे नाम आए हैं, इतने ज्यादा नाम आए नहीं है कि भाई हम घबराने लग जाए। ठीक है। तो वंदे मातरम के कितने साल हो गए? 150 साल। जो इस बार की थीम थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एंटोनिया कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है तिरंगा फहराकर इसका क्या किया? समझ मतलब कि एक तरीके से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति करेगी 26 जनवरी को। तो विशेष आमंत्रित इस बार सदस्य कौन थे? देखो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायतों के जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के 40 देशों के भिक्षु भी थे, सहित 10,000 मेहमान गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित थे। हल्का फुल्का ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे संख्याओं को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। इस बार महिलाओं को भी बुलाया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। बुद्धिस्ट वाला थोड़ा ध्यान रखना कि बुद्धिस्ट समिट के 40 देशों के भिक्षु आए थे और टोटल 10,000 मतलब मेहमान थे। ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। स्कूलों में भी जो है हमने देखा कि वंदे मातरम की पूरी पंक्तियों को जो है, चारों पैरा थे उनको जो है गाया गया, है ना, जब 26 जनवरी थी उससे पहले कुछ दिनों तक। तो मुख्य विशेषता परेड की जो है इस बार की शुरुआत किससे हुई? विविधता में एकता थीम पर। कौन सी थीम पर? विविधता में एकता थीम। विविधता में एकता मतलब अलग अलग तरह की झांकियां आएगी, लेकिन सारा पूरा का पूरा भारत कहाँ है? एक जगह जो है। और इन्होंने जो है हल्का फुल्का ध्यान रखना, 4 हेलीकॉप्टर थे और चारों हेलीकॉप्टरों ने पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर का नाम हल्का फुल्का ध्यान रख लेना, 4 हेलीकॉप्टर है, यहाँ कोमा लगा लेना, MI-17 फोर्थ हेलीकॉप्टर द्वारा ध्वज फॉर्मेशन में फूलों की पंखुड़ियों की क्या की? बारिश की गई। अब देखोगे ऐसे तो एक ऊपर है, 2-3 नीचे हैं, और इस तरीके से मतलब कि पुष्प वर्षा टाइप में हो रही थी। इतना कोई वो है नहीं। परेड का नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने। यूरोपियन यूनियन का सैन्य दल भी आया था इसमें। देखो इस बार किसके साथ सहयोग बढ़ाया? यूरोपियन यूनियन। एंटोनिया कोस्टा आई है, उर्सुला वॉन डेर लेयन आई है, तो यूरोपियन सैन्य दल भी आया है। कौन आया? सैन्य दल भी। और इस बार के जो दर्शक वार्ड रहते हैं, जैसे 10,000 दर्शक थे तो अलग अलग वार्ड रहते हैं, तो उनके नाम रहते हैं ना जैसे वार्ड के, तो उनके भी जो है भारतीय नदियों के नाम पे थे। किसके नाम पे थे? भारतीय नदियों के नाम पे थी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम तथा समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत विषयों पर आधारित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 13 केंद्रीय मंत्रालयों समेत कुल टोटल कितनी झांकियां थी? 30 झांकियां इस बार थी। झांकियां निकलती है 26 जनवरी को, पता ही होगा। तो टोटल ध्यान रखना 30 झांकियां थी। कहीं पूछ ले वे, इनका कुछ पता नहीं है। और ये थोड़ी बड़ी घटनाएं हैं कि इस तरीके से कि इनको थोड़ी बहुत पता है कि नहीं है, देखते भी हैं कि नहीं है कि भाई 4 हेलीकॉप्टर ऐसे एक बार बता दिया बस। अब आपको इतना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात थोड़ी है। यूरोपियन यूनियन का सैन्य दल भी है, इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। 30 झांकियां थी। अलग अलग सेंटर की मिनिस्ट्रियों की भी होती है, केंद्र शासित प्रदेशों की भी होती है, अपने राजस्थान की भी गई थी जो उस्ता कला से रिलेटेड थी, थर्ड आई थी वो।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जो है बताऊंगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती, उसमें 2500 कलाकारों ने भाग लिया। अरे इतना इसको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 10,000 टोटल थे, बुद्धिस्ट वाले भी जो है आए थे 40 देशों से। यूरोपियन यूनियन से इशू है इस बार, तो उर्सुला वॉन डेयर, एंटोनिया कोस्टा वो मुख्य अतिथि थे। थीम क्या थी? 150 वंदे मातरम के 150 वर्ष हो गए। एक बार पढ़ा हुआ है तो टिक मारे होगे। अगर मैं मान लो लिखा हूं ही नहीं तो जो है फिर दिक्कत हो जाएगी यार, पढ़ा ही नहीं तो कहां से करेंगे। तीनों सेनाओं की भी झांकी थी। तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन जो सिंधु है ना, संयुक्तता के माध्यम से जो है विजय का क्या किया, प्रदर्शन किया। तीनों सेनाओं की भी ये झांकियां थी। पूर्व सैनिकों की भी जो है झांकी थी। संग्राम से यानी युद्ध से राष्ट्र निर्माण थीम पर इस झांकी का क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। तो अलग अलग झांकियां हैं, टोटल 30 झांकियां हैं। पूर्व सैनिकों की भी जो झांकी है, मंत्रालयों की भी झांकी है, सेनाओं की भी झांकी है। और देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए हैं LRASHM, मतलब एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल है लो रेंज की, इसका भी प्रदर्शन किया गया है। पता तो रहना चाहिए ना कैसी मिसाइल बनी है। तो ये लो मिसाइल देख लो, किसमें देख लो, किसी को देख नहीं हो तो देख लेना 26 जनवरी का वो लगा के कि यार लो रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल कैसी है, जो 2 स्टेज वाली है, सॉलिड से चलती है ना, और 1500 किलोमीटर की है, औसत गति 5 मेक है, 10 मेक तक जो है चलती है। ये किस तरीके से ये टारगेट करती है, इसमें सेंसर कैसे हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे इसका प्रदर्शन किया, क्योंकि DRDO ने इसको बनाया है। ठीक है, तो इसका भी जो है प्रदर्शन किया गया। एक बार पढ़ोगे चीजें पता है। ये चीजें देखो मैं तो याद करवा नहीं सकता, बाकी ऐसे ही लिखने के लिए हल्का फुल्का किसी को ध्यान में हो तो भाई, नौसेना दल ये फर्स्ट आया था, लेफ्टिनेंट कर्नल नागियाल। जैसे अलग अलग दल होते हैं ना, नौसेना का, भारतीय सेना का, वायुसेना का, तटरक्षक जो दल है उनका, ऊंट का जो दस्ता है BSF वालों का, है ना, ऊंट दस्ता होता ही है। तो इनमें अलग अलग कौन कौन इनके नेतृत्व करता थे। तो देखो नौसेना वाला फर्स्ट आया था, तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखना। कर्ण नागियाल जो है नौसेना दल के हेड थे। बाकी इतना मेरे को नहीं लगता कि भाई याद हो सकता है, क्योंकि इतना याद करेंगे तो भूल सकते हो। याद कराने को तो मैं करा दूंगा, लेकिन मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, घुड़सवार जो रेजिमेंट थी, कौन सी घुड़सवार रेजिमेंट, जैसे 61वीं कैवेलरी कंटिजेंट, CISF, ITBP, इंडो तिब्बत वाली, यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी सैन्य दल आया था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यूरोपियन यूनियन का भी सैन्य दल आया था। तो यूरोपियन यूनियन का सैन्य दल का फ्रेडरिक साइमन, साइमन कमीशन से याद कर लेना, साइमन स्टूडेंट। कौन सा? साइमन स्टूडेंट उसका लीडर था। एक तो कर्ण नागियाल कर लेना, क्योंकि नौसेना वाली ने जो है इसमें पुरस्कार जीता है। सेकंड यूरोपियन, अब मान लो ये लिखा हुआ ही नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि यूरोपियन यूनियन का सैन्य दल आया था, तो भाई लीडर कौन था। अगर ये लीडर याद है और वो कथनों में मार देवे कि इस बार की परेड की विशेषता थी कि उसमें यूरोपियन यूनियन का सैन्य दल भी आया था, तो कर दोगे आप? क्या करोगे? कर दोगे, ये पता रखना है। पहली बार देखो भारतीय सेना ने परेड में अपने चरणबद्ध बेटल एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। एरे यानी एक तरीके से पंक्ति टाइप। जैसे इंडिया के पास जो भी बेटल के लिए मिसाइल है, ब्रह्मोस है, जो इंडिया का, जैसे इंडिया के पास S-400 है, जो कि मतलब कि वायु डिफेंस सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो है। आकाश तीर है, इन सब का लाइनवार जो है प्रदर्शन किया गया। कोई टैंक वगैरह है तो इन सब का प्रदर्शन इस बार मतलब कि चरणबद्ध तरीके से किया गया। बेटल एरे फॉर्मेशन का मतलब जैसे ब्रह्मोस, फिर आगे कुछ टैंक, फिर आगे कुछ S-400 जो कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई बाहर से मिसाइल आई तो उसको रोकने के लिए, डिफेंस यानी रक्षा करना, वायु रक्षा प्रणाली। जैसे इसके साथ यही हो रहा है, अभी ईरान का जो है एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। US का जो है थार्ड सिस्टम है, तो वो थोड़ा स्ट्रोंग है। इसके इजराइल के पास आयरन डोम है। कौन सा है? आयरन डोम। तो जैसे ईरान ने जैसे खुर्रम शहर मान लो ऐसे जो है मिसाइल छोड़ी, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इंटरसेप्ट करेगा उसको। इंटरसेप्ट मतलब खुद की मिसाइल वगैरह छोड़ेगा और उसको नष्ट कर देगा जो भी है। तो वो जहाँ पे टारगेट पे जा रही है वहां पे नहीं जाएगी, उसका मलबा ही गिरेगा बस। मलबा थोड़ा बहुत नुकसान कर देता है। अभी यही हो रहा है कि भाई जैसे इसने, ईरान ने कहीं छोड़ी, उधर से आयरन डोम मान लो इजराइल वाले ने उस पर वापस जो अटैक किया, तो वो मिसाइल नीचे गिर गई। उसका मलबा तो भारी रहती है, मलबा नीचे गिरेगा तो किसी पे घर वर पे गिरा या किसी आदमी पे गिरा तो वो इस तरीके की डेथ हो रही है
कहाँ पे, इजराइल में और कतर वगैरह में। या कोई कोई जो है अमेरिका का सिस्टम, जैसे ये याद भी रहना चाहिए, अपने इंटरनेशनल लेवल के करंट भी है। जैसे थार्ड आ जाए, थार्ड क्या है, एक बार आरएस मेंस में आ गया थार्ड क्या है, तो थार्ड अमेरिका का जो है डिफेंस सिस्टम है। अपने पास कौन सा है, अपने पास S-400 है जो रशिया से लिया गया है। इजराइल का कौन सा है, आयरन डोम है। ऐसे मैंने हॉर्मुज स्ट्रेट बताया था, अपने इंटरनेशनल करंट है हॉर्मुज स्ट्रेट, रोज ये न्यूज में आ रही है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली बार परेड में जो है रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन हुआ और 4 ऑटोनोमस मानव रहित ग्राउंड व्हीकल जैसे निग्र है, भैरव है, भूमिकाश है, कृष्णा है, ये भी शामिल हुए। इनका क्या काम है, देखो ये एक तरीके से कोई टैंक टाइप है, कोई तो सामान ले जाने वाला। जैसे ये भैरव है ना, ये भैरव कोई भी जैसे सामान ले जाना है तो उसके लिए। अन्न, इसका नाम क्या है, मानव रहित, यानी आदमी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे कृष्णा है, कृष्णा जैसे अभी अजमेर के कोई अकबर अली था, उसको पकड़ा, वो आईईडी विस्फोट करने में जो है एक तरीके से संलग्न था, हनुमानगढ़ में करवाना, मतलब प्लानिंग थी उनकी। तो ये आईईडी को जो विस्फोट वगैरह करता है उसको जो है डिटेक्ट कर लेता है कृष्णा। आदमी की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके का टैंक टाइप में छोटा सा है। जैसे ये भैरव है ना, तो भैरव में ऐसे जगह है, ये कोई सामान वामान ले जाने के काम में आता है। तो इस तरीके के 4 इनके सबके अलग अलग जो है काम है। निग्र, भैरव, भूमिकाश और कृष्णा ये शामिल हुए। हल्का सा मैंने ऐसे बता दिया, नाम थोड़ा बहुत हल्का सा कि भैरव है, भैरव सामान ले जाता है, ये डिटेक्ट करता है, ये भूमिकाश, इनके भी कुछ काम है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। अब यहाँ से जो है हमारे थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देखो पुरस्कार भी मिलेंगे भाई, 30 झांकियां थी, इन झांकियों को क्या मिलेगा, पुरस्कार। हमने क्या कहा, केंद्र शासित प्रदेशों की भी थी, मंत्रालयों की झांकियां भी थी, और अलग अलग राज्यों की झांकियां भी थी। इनको पुरस्कार 2 तरीके से मिलता है। कितने तरीके से मिलता है, 2 तरीके से। मैं पानी पी लूं तब तक आपको जो है सोशल कोज वाला, और वो दूसरा वाला जो है मतलब पुरस्कार यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में किस किस को पुरस्कार मिला, कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटीज के थे, वो जल्दी से जो है रिकॉल हो जाने चाहिए। रियार, शियार, अदनान, कौन सी यूनिवर्सिटी के वो थे। सेकंड वाले जो है सोशल कोच के अलावा जो था उसमें कौन कौन थे, ऊपर त्रिपुरा, फिर असम, फिर अहमदाबाद वाली NLU। नौ से 12 जनवरी तक हुई थी वो। तो देखो सिस्टमेटिकली पुरानी चीजें बहुत ज्यादा, मैंने आदिवासियों वाला, वेद सम्मेलन वाला, या कई सारी चीजें कौशल की जो भी हुई है सारी रिकॉल करवा दी मैं। जो मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह है वो भी मैंने जो है 2-4 बार करा दी, पीछे की न्यूज। अब एक बार भी आप ऐसे रीड कर लोगे ना तो भी जो है याद रह जाएगा। जज पैनल द्वारा चुने गए। अब देखो 2 तरीके से इसमें पुरस्कार मिलते हैं, जो भी झांकियां। एक तो जैसे झांकी जा रही है तो जज पैनल बना रखा है। कौन सा पैनल, जज पैनल, वो जज करेगा तो उसके पुरस्कार वो, जैसे उसको लगे यार सबसे शानदार महाराष्ट्र की झांकी है राज्यों में, और फिर जम्मू की है, और फिर केरल की है, उसको मंत्रालय कैटेगरी में, भाई मंत्रालयों की भी झांकियां थी, राज्यों की भी झांकियां थी, है ना। जो मार्च करने वाले थे सेना के, और जैसे आर्मी वाले भी थे, नेवी वाले भी थे, एयरफोर्स वाले भी थे, तो उनको सबसे अच्छी जो मार्चिंग मतलब दस्ता था वो कौन सा लगा, करण नागियाल, जिनके लीडर थे भारतीय नौसेना। किसको, जज पैनल को, ये ध्यान रख लेना। एक तो जज पैनल रहेगा, एक मतलब पीपल्स चॉइस रहेगी, यानी लोगों को क्या अच्छा लगा। जजों को तो ये अच्छा लगा कि सबसे शानदार नौसेना वाले, मतलब मार्चिंग में सबसे शानदार झांकी उनको किसकी लगी, महाराष्ट्र की, फिर सेकंड आई जम्मू की, और थर्ड कौन सी आई, केरल की। अरे यार ये क्या हुआ, राजस्थान तो है ही नहीं। राजस्थान ऐसे नहीं आएगा, राजस्थान लो पीपुल, जो पीपल्स की चॉइस रहेगी, पॉपुलर चॉइस रहेगी, उसमें थर्ड आएगा। ध्यान रख लेना। जो मार्चिंग जो दस्ता है आर्म्ड पुलिस फोर्स वालों में, है ना, उसमें दिल्ली पुलिस का था। अलग अलग जैसे पुलिस कैटेगरी होते हैं ना, रेलवे रेलवे इस तरीके, तो दिल्ली पुलिस ने जो है इसमें जीता। मंत्रालयों में सबसे शानदार जो झांकी थी PWD की, केंद्रीय किसकी, PWD की। हल्का सा नॉलेज में रखोगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मारा, 2 तो सेंट्रल मतलब साउथ से आए हैं, देख लो। जो जज पैनल में तो ये इधर केरल, तिरुवनंतपुरम वाला, कौन सा, ऊर्जा वाला, वही।
और एक महाराष्ट्र, एक ठेठ ऊपर ही ऊपर से आया थर्ड नंबर पे जम्मू से। ये जजों को अच्छी लगी, ठीक है। फर्स्ट तो महाराष्ट्र आया, फिर सेकंड जम्मू आया, और थर्ड कौन आया, केरला आया। केरला से हमने एक चीज और देखी थी, कौन सी, क्रेडिट कार्ड, स्वनिधि, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अधिकतम लोन 30,000, 5 साल की वैलिडिटी, 21 से लेके 65 साल के, मतलब उनके लिए। अब बताओ कितनी बार रिवाइज करो। सर्वश्रेष्ठ झांकी केंद्रीय किसकी, लोक निर्माण विभाग की, ये मैंने कह दिया, बता दिया। अब पॉपुलर चॉइस में देखो जो है किसकी, जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, उसमें तो मतलब कि दिल्ली पुलिस का लगा जजों को, तो किसको, जजों को। लेकिन जनता की पसंद कुछ और ही थी। जनता वालों ने कहा यार हमको तो मतलब कि सेना में तो असम रेजिमेंट का लगा, और ऐसे जो पुलिस वुलिस वाला है उसमें हमको सीआरपीएफ का लगा। किसका लगा, सीआरपीएफ। जबकि जजों को दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाली वो ही लग गई। पीडब्ल्यूडी जो है मंत्रालयों में अच्छी लगी उनको, लेकिन जनता को थोड़ी लगी। जनता ने बोला भैया सीआरपीएफ की सबसे शानदार हमको लगती है, किसकी, सीआरपीएफ की। तुमको महाराष्ट्र की लगती है तो क्या है, हमको तो जो है गुजरात की लगती है। किसकी लगती है, जनता को, गुजरात की। देखो सेकंड उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की संस्कृति, ये इसका नाम था। और देख लो यहाँ पे जो है थर्ड नंबर पे, वो तो केरल बता रहे थे जज साहब तो। और लोगों ने कहा भैया राजस्थान की उस्ता कला का जो प्रदर्शन है, बीकानेर की उस्ता कला का, वो शानदार जो है, रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श नाम से जो है झांकी थी, ये शानदार थी। थर्ड नंबर जो इसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस झांकी को आपको देखना भी चाहिए थोड़ा सा, कि भाई मीराबाई भी है उसमें। आगे 360 डिग्री पे एक मूर्ति है, वो ऐसे क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। उस्ता कला से बने हुए जो मतलब अलग अलग जो है चीजें, वो उसमें जो है झांकी में रखी हुई है, बहुत सुंदर झांकी है। आप देखना, मैंने भी जो उसको देखा तो राजा, क्योंकि कई क्वेश्चन मान लो ऐसे पुटअप कर ले, वैसे बहुत रेयर है। रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की स्वर्ण कला है, उसका नाम क्या है, उस्ता कला। तुमको जज साहब हो, तुमको जो है महाराष्ट्र की अच्छी लगने से क्या हो गया, सेकंड पे तुमको जम्मू की लगने से क्या हो गया, केरल की लगने से क्या हो गया, हमको तो कौन सी लगती है, थर्ड नंबर पे तो जो है हमारी राजस्थान की। फर्स्ट गुजरात, सेकंड यूपी, और थर्ड मतलब राजस्थान। रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट राजस्थान। उनको पीडब्ल्यूडी की लगी जजों को, लेकिन वास्तव में जो शानदार मान लो झांकी मंत्रालयों में तो कौन बनाएंगे, शिक्षा मंत्रालय वाले बनाएंगे। देख लो शिक्षा मंत्रालय की एनईपी 2020 से जो है संबंधित झांकी थी। किससे संबंधित थी, एनईपी 2020 से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 982 कर्मियों को वीरता सेवा पदकों से सम्मानित किया। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन जज की और पॉपुलर चॉइस, इनके ये नाम भी थोड़े बहुत याद कर लेना भाई। उत्तर प्रदेश की है तो वो बुंदेलखंड की संस्कृति से रिलेटेड थी। राजस्थान वाली इस बार का जो विषय था, ये पक्का क्वेश्चन टिकने के चांसेज है, उस्ता कला से रिलेटेड है। या तो सीधा नाम पूछ लेंगे इसका, या कौन सा स्थान प्राप्त किया, कथनों में घुमा देंगे कि दूसरे स्थान पे थी, जजों ने दिया उसमें थी, नहीं थी, जजों में दिया उसमें थी नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ झांकी वो किस में थी, पीपल्स चॉइस में, पॉपुलर चॉइस में, जनता की पसंद में। जनता को तो गुजरात और यूपी, राजस्थान, इनकी झांकियां बड़ी लग रही है। जजों को बिल्कुल ही अलग चल रहा है मामला, महाराष्ट्र की, जम्मू की, केरल की अच्छी लग रही है। वो तो बोले दिल्ली पुलिस की अच्छी लगती है, जनता बोले सीआरपीएफ की अच्छी लगती है। वो बोलते हैं हमको पीडब्ल्यूडी की अच्छी लगती है, जनता बोलती है यार अच्छी तो शिक्षा वाली लगेगी हमको तो शिक्षा की लगी। आगे देखो, जय लय जय जल में जन्म लेने वाला कमल आजीविका केंद्र, टोटल 25 जो है इस तरीके के केंद्र जो है बनाए गए हैं। जलज आजीविका केंद्र क्या है भाई, जैसे कोई भी जलीय क्षेत्र है, मान लो जैसे मान लो गंगा नदी बेसिन, कौन सा, गंगा नदी का बेसिन। अब वहां पे बोटिंग भी हो सकती है, वहां पे और भी कई चीजें जो है मान लो वो इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है। टूरिज्म के लिए जाते ही हैं अपन, जैसे मान लो जवाई नदी के उस पे चले गए कि, वैसे वो तो जो है नदी का तो सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसे बांसवाड़ा हम चले गए तो वहाँ लोगों को मान लो टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो गया, या बोटिंग हो रही है तो लोगों को इनकम जनरेट हो रही है। तो ऐसे टोटल गंगा नदी से संबंधित कितने 25 आजीविका केंद्रों का जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, जलज आजीविका केंद्र है। केंद्रीय जल मंत्री पहले तो जो है अपने गजेंद्र शेखावत थे, जो अब संस्कृति मंत्री है, कौन है अभी, CR पाटिल। अपने कल्चरल सॉरी जो जल से संबंधित केंद्रीय जल मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, CR पाटिल के पास।
नमामि गंगे मिशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये पहल है। यानी एक तरीके से आजीविका मतलब क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। क्या क्रिएट करना, मतलब कि लाइवलीहुड इनकी भी जो है, जो उन क्षेत्रों में रह रहे हैं ना गंगा नदी बेसिन में, उनकी आजीविका बढ़े। आजीविका कैसे बढ़ेगी? जब यहाँ पे टूरिज्म डेवलप होगा, यहाँ पे बोटिंग होगी, तब इस तरीके से। इस पहल का उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में नदी संरक्षण को स्थायी आजीविका के साथ जोड़ना है। नदी का संरक्षण भी हो जाए और साथ में जो है लोगों की आजीविका भी जो है एक तरीके से इससे आजीविका भी वो प्राप्त कर सके। केंद्रों की संख्या ज्यादा ध्यान रखना है। 25 जो है जलज केंद्र है, सीधा पूछ सकता है। ठीक है, किसने इसको किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नमामि गंगे जो मिशन है, इसके तहत ये जॉइंट इनिशिएटिव। ठीक है, नया आधार ऐप कर लेना भैया डाउनलोड। कौन सा ऐप? नया आधार ऐप। इस तरीके की न्यूज़ तो हमको भले ही कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, हमको ऐसे भी पता होनी चाहिए कि भाई नया आधार ऐप में क्या है। अब मान लो अपन जो है चेक इन कर रहे हैं होटल वगैरह में, तो अपन स्कैन कर सकते हैं उसको, जो है पेपर देने की जरूरत नहीं है कि लो भैया आधार कार्ड। स्कैन किया स्कैनर से और अपना आधार, इससे क्या होगी? हमारी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहेगी। क्या मेंटेन रहेगी? प्राइवेसी। अब अकाउंट जो है मैनेज कर सकते हैं इसमें अपनी पूरी फैमिली का। किसका? पूरी फैमिली का जो है अकाउंट है वो कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन जो है इसमें मिलेगा। इन सब चीजों से जो है क्या होगा बताओ? जैसे एक तो मैंने आधार दिया किसी को, एक स्कैन कर दिया तो ठीक है, स्कैन हो गया यार, मामला खत्म। इससे गोपनीयता बढ़ती है, प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है। इससे सिक्योरिटी उसकी जो है सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। कौन सा, क्या नाम है इसका? नया आधार ऐप। और कौन किसके अंडर में आता है? कभी भी आधार कार्ड देखना उस पर लिखा हुआ रहता है UIDAI, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। एक जो है प्राधिकरण बना रखा है, ऑथोरिटी बना रखी है, जिसका नाम क्या है? UIDAI, शॉर्ट में तो बोलते ही अपन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अपनी आधार से क्या होती है? अपनी पहचान ही तो जो है सुनिश्चित होती है। क्या सुनिश्चित होती है? पहचान। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, जिसे आधार संख्या धारकों को अपनी डिजिटल पहचान को, इससे क्या होगा? अपनी डिजिटल पहचान मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, हमको पेपरलेस चीजें होगी। फेस ऑथेंटिकेशन भी जो है कर सकते हैं अपन ऐसे। देखो इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीडिंग होगा, सीकिंग एंटिटी के QR कोड स्कैनिंग के जरिए जो है होटल चेक इन जो है शामिल है। यानी अपन को होटल में चेक इन करना है, जाना है, पेपरलेस काम होगा, स्कैन करो QR वगैरह। आ सकता है देखो ये क्वेश्चन। इस ऐप में उपस्थिति प्रमाण के लिए मैंने कहा फेस ऑथेंटिकेशन होगा। देखो बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, संपर्क विवरण साझा करने हेतु QR कोड वगैरह, संपर्क आधारित संपर्क कार्ड जैसी सुविधाएं होगी। बायोमेट्रिक से भी हो सकेगा कहीं पे भी मान लो, और फेस ऑथेंटिकेशन से भी जो है अपनी आधार वाली आधार देने की कुल मिलाकर के जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपरलेस काम होगा। कैसे कैसे? स्कैन कर लो, फेस ऑथेंटिकेशन का भी सिस्टम रहेगा, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक वगैरह कर सकते हैं अपन, संपर्क साझा कर सकते हैं घर पे बैठे हुए ऐप के जरिए। अभी तो अपन कहीं दूसरी जगह कराते हैं, पता मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। तो हमको भी नया आधार ऐप क्या कर लेना चाहिए? डाउनलोड कर लेना चाहिए। कौन सा ऐप? नया आधार ऐप। इसमें एक ऐप के एक ही डिवाइस पर जो है कितने 8-5 जो है प्रोफाइलों को प्रबंधन करने की मतलब ये अनुमति देता है। यानी जैसे मैंने मान लो डाउनलोड किया ना नया आधार ऐप, कौन सा ऐप? नया आधार ऐप, तो पूरी मेरी फैमिली का अधिकतम 5 जनों का जो है मैं इसी से मैनेज कर सकता हूँ। पता चेंज करना हो, जैसे फादर का करना हो, मदर का करना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक परिवार एक ऐप की जो है ये संकल्पना है। अब किसी के 5 से ही ज्यादा हो तो उसमें गवर्नमेंट वाले या UIDAI वाले कुछ नहीं कर सकते। अधिकतम 5 जनों को जो है कर सकता है ये। 5 जनों की अपन एक ही जो है फोन में क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई है। एक तो QR कोड से जो है चेक इन वाला वो है, सेकंड फेस ऑथेंटिकेशन या जो बायोमेट्रिक के थ्रू वो चीजें हैं। एक ऐप है जिसका नाम नया आधार ऐप है, उससे 5 लोगों का हम एक ही ऐप से मैनेज कर सकते हैं फैमिली के। ये नहीं कि कोई दोस्तों वोस्तों के करने लग गए। ठीक है, और ऐप के जरिए ही हम पता वगैरह ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? मतलब चेंज कर सकते हैं।
NHAI ने, यार ये न्यूज ऐसे कैसे रह गई, NHAI ने, किसने, NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि प्राधिकरण, अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, प्राधिकरण। इसने 4 रिकॉर्ड बनाए एक साथ, एक साथ 4 गिनीज वर्ल्ड बुक के जो है इसने रिकॉर्ड बनाए। कौन, अब रिकॉर्ड बनाए तो NHAI ने सड़कें बनाने में बनाए होंगे, तो सड़कें बनाने में कौन से, NH544G, ये नाम है NH4 का, बन रहा है कहां से कहां के बीच में, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं। 544G, कितना, 544G, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पे 4 रिकॉर्ड बनाए। मतलब जो भी ये आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा होगा उस पे, और जगह नाम क्या है ये नाम भी याद रख लेना, और NH544 भी याद रख लेना, रिकॉर्ड क्या क्या बनाए ये भी ध्यान रख लेना। देखो अब NHAI ने खुद तो बनाएगा नहीं, उसके साथ कोई प्राइवेट कंपनी भी होगी जो सड़कें वगैरह बनाने काम कर रही है, तो MS राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। एक बार हल्का सा देखा हुआ रहेगा, दो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑप्शन से कर दोगे, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो नहीं होएगा। अब NHAI किसके साथ मिलकर के बना रहा है, राजपथ, राजपथ वही, राजपथ किसको कहते हैं, बनाना पथ को, इंफ्राक्रॉन लिमिटेड ये इसका नाम है कंपनी का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनाया है। अब ये जो कंक्रीट वगैरह बनाते हैं ना, ये डामर वगैरह, तो इन्होंने देखो 4 रिकॉर्ड क्या बनाए। एक तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये 28 किलोमीटर की जो है इन्होंने लगातार जो है कंक्रीट बिछाई, बहुत बड़ी बात होती है। मात्र 24 घंटे में, मैं अभी जैसे मान लो अजमेर से 19 किलोमीटर दूर हूँ, या आप आपके आसपास की जो है जगहों को मॉनिटर करो कि 28 किलोमीटर कितना होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर तो डामर बिछ गई। अभी अपन देखते हैं तो 2-3 किलोमीटर 24 घंटे में बिछती है, अपने सड़कें वड़कें बनती है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 24, इन्होंने 28 किलोमीटर तक जो है बिछा दे 544G में जो बना रहे थे, ठीक है, लगातार सबसे लंबा आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड एक तो संख्या का, दूसरा भाई अब पटकेंगे तो डामर भी तो ज्यादा पड़ेगी, तो इन्होंने लगभग 10,000 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में होता है 1000 kg, कितना kg, 1000 किलो, इसको 10,000 से गुणा कर दो, इतना जो है मतलब किलो में, इसको 10,000 से गुणा करोगे, इतना जो है बिटुमिन यानी डामर सबसे अधिक मात्रा तक बिछाने का क्या इनका रिकॉर्ड है, लगातार बिछाने का रिकॉर्ड, ये 24 घंटे में, 24 घंटे में लगभग 10,000 के आसपास इन्होंने ये बिछा दिया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ये तो 24 घंटे का है, और आगे इसको बढ़ावे तो इन्होंने कंटिन्यूअसली कितना बिछाया था, 57,000 मीट्रिक टन जो है बिछाया, ये भी एक रिकॉर्ड है। और 156 लेन किलोमीटर तक जो है लगातार इन्होंने आगे सड़क बनाई है। तो 2 इनका टारगेट है, एक तो 24 घंटे में कितना किया, और एक लगातार इन्होंने कितना किया, ठीक है। 24 घंटे में इन्होंने किलोमीटर की दृष्टि से देखें तो 28 किलोमीटर वाला ये रिकॉर्ड बन गया 24 घंटे से। लगातार देखे तो इन्होंने लगातार 156 किलोमीटर तक की सड़क बनाई, ये रिकॉर्ड बन गया। दोनों चीज एक ही है, बस इन्होंने इसको 24 घंटे में किया। दूसरा, इन्होंने 24 घंटे में जो है कितना बिटुमिन बिछा दिया, 10,000 मीट्रिक टन, और ओवरऑल और आगे बिछाते ही गए, मतलब सोए ही नहीं दिखे ऐसे समझ लो, या दूसरे आए होंगे कार्मिक। और इधर जो है कितने, 57,500 मीट्रिक टन लगातार, कितने टन, मीट्रिक टन। तो मान लो ये पूछ लेवे तो करियाना, ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, और 28 किलोमीटर एक दिन में बना दिया, 24 घंटे में, दिन रात में। ओवरऑल अगर देखें कि रुके ही नहीं, लगातार बनाते गए, तो 156 किलोमीटर मेरे यहाँ से जयपुर तक सोच लो, इतनी डामर बिछा दी इन्होंने कंटिन्यूअसली बिना रुके। अगर डामर की बात करें तो 24 घंटे में 10,000 मीट्रिक टन, हाँ, अब 10,000 को 1000 से गुणा कर लो, कितना हो जाता है, उतने किलो, और 57,000 मीट्रिक टन ओवरऑल जो है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड मैंने याद करवा दिया आपको, 9 अमृत भारत मैंने पहले याद करवा दी थी, जब मैंने 7 आपको वो अनुसंधान पार्क वाले डोमेन बताए थे, तब बताया था कि अश्विनी वैष्णव जी ने 9 नई अमृत भारत
वंदे भारत नहीं, अमृत भारत जो है एक तरीके से जनरल कोच टाइप में। वंदे भारत तो जैसे सीटिंग भी है, अभी स्लीपर भी चालू हुआ है हावड़ा वाला, है ना। ऐसे ही नई अमृत भारत, नई अमृत भारत चलाई है। अमृत भारत मतलब सीटिंग ही रहेगी जनरल डिब्बे टाइप में, लेकिन थोड़ी हाईटेक रहेगी। ये इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल, कौन सी वाली पहल? इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, जो इनोवेट करने वाले हैं उनको किस तरीके से इनिशिएटिव, उनको इंस्पायर करना। नेटफ्लिक्स और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रधान, ये न्यूज कहाँ रह गई, पढ़ी हुई नहीं। नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आपसे सहयोग से एक कौशल विकास पहल, ध्यान रख लेना, दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि कौशल रथ की तरह ये भी क्या है, कौशल विकास पहल है, जिसका नाम इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, नए भारत की नई पहचान का जो है आयोजन किया। किसने किसने किया? नेटफ्लिक्स ने, एक तो एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। एक मिनट, इस पहल से नवोन्मेष से सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा चयनित 8 भारतीय स्टार्टअप के योगदान को 8 लघु एनिमेटेड फिल्म के द्वारा जो है क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। हल्का सा याद रखो, मैंने न्यूज पढ़ी हुई नहीं है तो थोड़ी ऐसे लग रही। इसमें एक तो जो है कौन कौन शामिल है, एक तो नेटफ्लिक्स और एक सूचना। जब नोट्स बनाए थे तब तो पढ़ी हुई थी, लेकिन अभी वापस भी तो पढ़ के आना पड़ता है आधे एक घंटे तक, तो उस टाइम ये आई नहीं नजर में। नेटफ्लिक्स और कौन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। इसके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने क्या किया, आपसे सहयोग से एक कौशल विकास पहल, नाम क्या है, जो इनोवेटर्स है ना, इनोवेट मतलब जो नए नए करते हैं उनको इंस्पायर करना, और इससे क्या बनेगी, नए भारत की एक नई पहचान बनेगी। तुम तो ये बता दो मेरे को, मतदाता दिवस की जो है क्या थीम थी इस बार की? और मेरा भारत मेरा वोट, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये किसकी थी? क्या ये मतदाता दिवस की थी क्या? और इस पहल में क्या है, ध्यान रख लेना, ये किसने किया? नेटफ्लिक्स के साथ मिलके किया है। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, पहल का नाम क्या है, इनको इनोवेटर्स को क्या करना, इंस्पायर करना, एक नए भारत की नई पहचान। 8 स्टार्टअप्स को जो है इस मतलब इसके योगदान को दिखाने के लिए इन्होंने, नेटफ्लिक्स का क्या काम है, मूवीज वगैरह दिखाना, तो इसने एनिमेटेड इन 8 स्टार्टअप के योगदान को एनिमेशन के थ्रू कि यार कैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब 8 स्टार्टअप्स को दिखाएंगे तो लोग भी इससे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो ये नेटफ्लिक्स ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट न्यूज रह गई थी इसलिए हुआ है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि नोट्स मैंने डाल रखे हैं, नोट्स आपके सामने हमेशा जो है क्या होने चाहिए, रखे हुए होने चाहिए। जैसे ही अपनी जनवरी माह की करंट होएगी तो आप इसको वापस पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी चीजें रिकॉल करवा रखी है मैंने। ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो मैंने क्या नहीं करवाई हो, रिकॉल नहीं करवाई हो, ठीक है। तो अपन इसको क्लास को जो है यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में लगभग अपने 20 पेज हो गए हैं, 37 पेज थे, उसमें से कितने पेज हो गए हैं, 20 पेज हो गए हैं। 20 पेज को मैंने रिकॉल भी करवाया है, लगभग 4-5 क्लासेस हुई है अभी, ठीक है। और वापिस अगर सही से समझ लिया, टाइम समझने में लगता है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर इनको सही से समझ लिया, इनसे क्वेश्चन आया तो अपन कर आएंगे, इनसे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो ये मैं कह सकता हूँ कि दूसरी जगह से भी नहीं होंगे। कोई अगर ऐसे सोचे कि अपन जो है ज्यादा पढ़ के कर आएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है काम, कहीं से भी मतलब इधर उधर आप देख लेना। क्वेश्चन करना और कंटेंट देने में जो है अंतर है। जैसे कंटेंट मैंने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, पिछली बार अपने 10-12 पेज ही होते थे, इस बार 37 पेज पे मान लो चले गए, थोड़े से तो प्रिंट थोड़ा साइज बढ़ी है इसलिए भी पेज हुए हैं, बाकी ये पेज लगभग 25 से 30 के बीच में हो जाते हैं। अगर मैं हैंड रिटन पिछली बार बना रहा था वैसे अगर बनाता तो ये इतने एक पेज के ही है, 25 पेज, थोड़े से पेजेस की संख्या डबल हुई है। और न्यूज को थोड़ा प्योरली पीआईबी कंसंट्रेट बनाया ताकि अपन 2-3 क्वेश्चन दूसरों से क्या कर जाएं, लीड कर जाएं, ठीक है। तो थैंक यू, इसको इनको क्लासेस को कंटिन्यू करते रहो, पीछे की चीजों को देखते रहो, मैं बीच बीच में बोलूं कोई भी चीजें
या क्वेश्चन पुटअप करूँ और आपको नहीं आती हो तो आपको सोच लेना चाहिए कि हमको रिकॉल करने की आवश्यकता है। मैं इसलिए बार बार जो है आपके क्या करता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।